आर ऑन द फोर्थ रिएक्शन, जैसे कि फर्स्ट, थर्ड एंड 10th रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, एंड जो और बच गई वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल पे आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, रिवर्सिबल थोड़ी ही इंपॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपनी इरिवर्सिबल फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज है, थर्ड रिएक्शन जिसमें एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है, 10th रिएक्शन जिसका एंजाइम मैं अभी बता देती हूँ पायरुवेट काइनेज है। दीज आर द थ्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपसे क्वेश्चन आपके प्रोफ के एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनका इनहिबिटर, क्या इनका एक्टिवेटर है, तो आपको याद होनी चाहिए। अब हमारा क्या हो गया था, हमने फर्स्ट रिएक्शन की, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड किया, बन गया क्या हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमने उसको क्या किया, आइसोमराइज कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में हमने एक और फॉस्फेट ऐड किया और क्या बन गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हम उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, 6 कार्बन है ना, 3 में तोड़ देंगे। ठीक है, 1,6 फॉस्फेट कैसे है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगे हुए हैं फॉस्फेट। अगर हम बीच में से तोड़ेंगे तो एक का तो फर्स्ट पे रह जाएगा, एक का इसके अकॉर्डिंग तो थर्ड पे आ जाएगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग दो चीजें कंपाउंड बनेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डेप DHAP डेप, ऐसे याद करो आप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है इसमें ये डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3, ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल यहाँ पे भी आएगा अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। बाय द हेल्प ऑफ, फिर से इसका क्या हुआ है, आइसोमरेज हुई है, तो एंजाइम आएगा ट्रायोज, 3 वाला आ गया ना, तो है ट्रायोज फोस्फो आइसोमरेज। क्या एंजाइम है, ट्रायोज फोस्फो आइसोमरेज, 3 वाला है ना, ट्रायोज फोस्फो आइसोमरेज। अब दोनों कंटिन्यू करेंगे आगे, जो सेम होएगी दोनों में, ठीक है, दोनों तरफ। अब इसका जैसे एल्डिहाइड है, आपने बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ा होगा कि एल्डिहाइड जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं किसी चीज को तो कैसे होता है कि अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हमारा एसिड, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऐसे ऑक्सीडेशन होती है तो आपको पता है ना एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही जैसे एल्डिहाइड है इसको हम एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लिसरल एल्डिहाइड है तो ग्लिसरेट बना देंगे उसका, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब जैसे हम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, ऑब्वियसली बात है। तो Na पॉजिटिव से पी नहीं आएगा यहाँ, Na पॉजिटिव से NaDH बन जाएगा। और इतनी एनर्जी रिलीज हुई है कि हम क्या करें, हमने सोचा कि चलो इसके अंदर एक फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं, कि इतनी एनर्जी फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं, बाद में जब फॉस्फेट तोड़ेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक तो फॉस्फेट ऐड कर दिया और एक NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक दो NADH, एक इस साइड NADH बनेगा, एक इस साइड, तो 2 NADH की फॉर्मेशन हो गई और फॉस्फेट को ऐड कर दिया हमने, तो क्या बन गया हमारा, अब फॉस्फेट को ऐड किया है ना, फर्स्ट पोजीशन पे ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम क्या था इसमें, ग्लिसरल एल्डिहाइड फॉस्फेट। अब देखो H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है ना इस कंपाउंड से, तो इसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन, इसका हाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, राइट। अब इसको फॉस्फेट जो हमने ऐड किया था उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो फॉस्फेट ऐड किया था। अब ये कौन सी रिएक्शन है, 6th, तो ये वाली कौन सी है, 7th रिएक्शन। 7th रिएक्शन में जो फॉस्फेट ऐड किया था उसको तोड़ो, तोड़ते ही क्या बन गया हमारा, एडीपी में पीआई ऐड होएगा, एटीपी बन जाएगा, एक एटीपी यहाँ बन गया और एक एटीपी साइड बनेगा, एक एटीपी साइड, तो 2 एटीपी और 2 NADH बन चुके हैं। और क्या बन गया, फर्स्ट वाला टूट गया तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अभी भी हमने इसको फॉस्फेट का जो थर्ड पोजीशन पे है, ऐसे है थर्ड पोजीशन पे जो हमारा फॉस्फेट है, अब हम उसको चेंज करेंगे, सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि हमें अब उसमें से वाटर निकालना है, मतलब कुछ ऐसी उसकी कहते हैं शेप, उसके ऐसे स्ट्रक्चर है कि जब सेकंड पोजीशन पे आएगा तब भी वाटर निकलेगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइजनिंग आती है, क्लिनिकल बता देती हूँ आपको, एक आता है आर्सेनेट। आर्सेनिक आपका सुना होगा कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो रखी है, आपके पेपर में आता है कि आर्सेनिक की पॉइजनिंग बताओ, उसमें क्या होता है, क्या ये ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है, नहीं, ग्लाइकोलिसिस रुकती नहीं है, इसके इस रिएक्शन और इस रिएक्शन के बीच में बाईपास बना देता है। अगर मान लो ये रिएक्शन सीधा ये बन गया, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सीधा 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये बीच वाली रिएक्शन ही हुई, तो ना ही तो NADH बनेगा ना ही ATP बनेगा, तो ना कोई एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस होएगी। तो ग्लाइकोलिसिस का फायदा क्या है, ग्लाइकोलिसिस हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ही तो कर रहे हैं, तो सीधा इसके बीच में बाईपास कर देता है आर्सेनेट। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन को बीच वाले को कट कर देता है और सीधा इसके और इसके बीच में बाईपास बना देगा। तो देखिए ये 2 एंजाइम पे को करता है, फॉस्फोग्लिसरेट
फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज, जो फर्स्ट था ना ये वाला, इसको, और एक है हमारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इनको पॉइजनिंग की तरह काम करता है और ये बाईपास कर देगा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और सीधा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, नो एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। अब देखिए टॉक्सिसिटी ऑफ आर्सेनेट, जब हमारी टॉक्सिसिटी हुई है आर्सेनेट की, ग्लाइकोलिसिस नहीं रुकी है, जस्ट उसने प्रीसीड की कर दिया रिएक्शन को फॉरवर्ड, सीधा बाईपास कर दिया बीच में। अब सेकंड क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है आरबीसीज में, जैसे कि है 2,3 बीपीजी आपने सुना होगा कि आरबीसीज में 2,3 बीपीजी होता है, वो उसकी अनलोडिंग करा देता है। जैसे कि माउंटेन्स पे गए तो माउंटेन्स पे क्या है कि ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो टिश्यू के पास भी ऑक्सीजन कम जा रही है, तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन है कितनी, मान लो हीमोग्लोबिन, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि 100 हीमोग्लोबिन के साथ 100% हीमोग्लोबिन बाइंड किया, तो उसमें से सिर्फ 4%, 4-5% ही वहां पे जाके टिश्यूज में जाके अनलोडिंग होती है उसकी, राइट। तो ये क्या करेगा कि भाई अब 100 है और सिर्फ 4 जा रहा है उसमें, ठीक है, तो अब क्या करेगा कि जैसे ये माउंटेन्स पे गए ऑक्सीजन कम है तो हम उसकी अनलोडिंग ज्यादा कर देंगे। मान लो माउंटेन पे 100 की जगह 80 हुआ, तो 80 की जगह हम उसको 2-3 बीपीजी बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से वो 4 ही रहेगा, कि अनलोडिंग उसकी 4 ही रहेगी, अनलोडिंग उसकी इंक्रीज हो जाएगी, 4-5 हो जाएगी, ठीक है। माउंटेन्स में तो माउंटेन्स में 2-3 बीपीजी का लेवल इंक्रीज हो जाता है। देखो आरबीसीज कैसे हो रहा है ये पाथवे, ये ऐसे ये वाली रिएक्शन होती है उसमें कि जो हमारा बिसफॉस्फो 1,3-ग्लिसरेट बना था, क्या बना था बिसफॉस्फो 1,3-ग्लिसरेट, जो हमारा ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था उससे हमने बिसफॉस्फो 1,3-ग्लिसरेट बनाया था, उसमें म्यूटेज होएगा और क्या बन जाएगा 2,3 बीपीजी, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब यहाँ पे 1,3 था, यहाँ पे 2,3 हो गया। अगर मैं फॉस्फेटेज कर दूंगी, फिर से इसका एक फॉस्फेट तोड़ दूंगी तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, सेकंड वाला फॉस्फेट तोड़ दूंगी तो ये वापस आ जाएगा, राइट। तो इस 2,3 बीपीजी इंक्रीज द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो ये इंक्रीज कर रहा है अनलोडिंग ऑक्सीजन पे, कि मान लो कि 100 बाइंड कर रही है ऑक्सीजन टिश्यू पे और जाके 4 ही टूट रही है और 4 ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है, 100 बाइंड कर रही है हमारे लंग्स लेवल पे और 4 ऑक्सीजन टिश्यू पे जा रही है। तो अगर मान लो 80 हो गई, हमारे माउंटेन्स पे गए तो अकॉर्डिंग टू दिस तो ये 4 भी नहीं जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हम बिसफॉस्फो जो ग्लिसरेट है इसके लेवल इंक्रीज कर देते हैं, जो इस 80 पे भी 4 ऑक्सीजन मतलब उसकी अनलोडिंग को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे होता है, क्रॉस लिंक कर देता है बीटा चेन को। अगर मान लो क्रॉस लिंक हो जाएगा, अगर मान लो ऑक्सीजन आराम से बैठी थी, क्रॉस लिंक होएगा तो साइज कम हो जाएगा और अनलोडिंग हो जाएगी ऑक्सीजन की, राइट। अब नाउ देखो हमने क्या पढ़ा 3-फॉस्फोग्लिसरेट, अब हमने बताया था ना कि 3-फॉस्फो को हम 2-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि अभी भी हमें वाटर निकालना है कि जो 3-फॉस्फो की ऐसे जो फॉस्फेट अटैच था, अब हम उसको कैसे कर देंगे, सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट को अटैच कर देंगे, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारा बन गया बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब यहाँ पे म्यूटेज चल रहा है कि भाई यहाँ पे भी ऊपर भी देखा था हमने कि बिसफॉस्फो 1,3-ग्लिसरेट को 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, मतलब एक पोजीशन चेंज करने में म्यूटेज का हेल्प था, तो यहाँ पे भी म्यूटेज की हेल्प है। अब वाटर जब निकलेगा 2Pg तो फॉस्फो इनोल पायरुवेट बन जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ इनोलेज। इनोलेज की भी एक क्लिनिकल कोरिलेशन है कि हम जब ग्रे वैक्यूटेनर्स होते हैं तो उसमें NaF डालते हैं जो कि इसको इनहिबिट कर देता है इनोलेज को, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस रुक जाती है, और जब हम ग्लूकोज की मेजरमेंट करते हैं तो उसकी एक्यूरेट ग्लूकोज का लेवल आता है। अगर मान लो ग्लूकोज का लेवल है वो डिक्रीज होता रहेगा ना, अगर हमने ब्लड लिया तो उसमें ये रिएक्शन चलती रहेगी, ग्लूकोज का लेवल कम होता रहेगा, इसलिए हमने उसमें NaF सोडियम फ्लोराइड एडिटिव डाला है जो इस इनोलेज को इनहिबिट कर देगा और आपका क्या हो जाएगा, आपकी ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया। अब लास्ट ये 10th रिएक्शन जो क्या है इरिवर्सिबल, फर्स्ट थर्ड एंड 10th आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइरुवेट काइनेज ADP से ATP बन गया, एक जो फॉस्फेट था उसको भी तोड़ दिया और पाइरुवेट बन गया, ठीक है। रेगुलेटेड बाय, ये किसके द्वारा रेगुलेटेड है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के द्वारा रेगुलेटेड, जो थर्ड स्टेप में बन रहा था ना हमारा उसके द्वारा। क्यों, अब ये सीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म है। क्या मतलब है कि अगर ऊपर से है कि भाई हम बन रहे हैं, तुम आगे का चालू रखो यार, तुम तैयार रहो, हम आ रहे हैं, कहते हैं ना हम घर पे फोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, मम्मी नींबू पानी बना के तैयार रखो, ऐसे ही है कि हम आ रहे हैं, आप अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लो, आप सीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म कहते हैं इसको। अब देखो नेट ATP गेन कितना हुआ है, अगर मैं टोटल ATP बताऊं तो गेन कितना हुआ, इसमें 4 ATP, 2 हमने यूज किया है, तो नेट ATP गेन कितना हुआ 2 ATP, NADH 2 NADH। अब क्लिनिकल एक और बता देती हूँ, क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे लेक्चर में मैंने आपको सारी क्लिनिकल कराई है,
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। आगे अब हम क्लिनिकल बता देती हूँ, ये लास्ट है, थोड़ा 2-3 मिनट का रह गया है कि पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक्सेसिव हीमोलिसिस हो जाती है आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज की होती है यार हीमोलिसिस, ठीक है। क्या मतलब है इससे, कैसे होगी भाई, पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है तो कैसे एक्सेसिव हीमोलिसिस होगी। तो चलिए देखिए जैसे आपको दिख रहा है कि हमारी जो मैच्योर आरबीसीज होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एज यू नो। अगर मान लो किसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होएगा तो वो एंजाइम और सिंथेसिस नहीं कर सकता। जो इसके यहाँ पे एंजाइम हो गए वही है यहाँ पे, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है। तो यहाँ पे जितना भी पायरुवेट काइनेज बन गया उतना ही रहेगा, और ज्यादा सिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर मान लो पायरुवेट काइनेज की कुछ यहाँ पे म्यूटेशन वगैरह होगी, कुछ डेफिशिएंसी हो गई, तो क्या होएगा, ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, कोई एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगी। एटीपी क्यों रिक्वायर है, सोडियम पोटेशियम पंप के लिए। अब पीके इज नॉट फंक्शनिंग में, ग्लाइकोलिसिस स्लो डाउन हो जाएगी, एटीपी बनेगी ही नहीं, सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा था, 2Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल एंड 3K पॉजिटिव इनटू द सेल। अगर मान लो ये पंप काम नहीं करेगा तो 2Na पॉजिटिव क्या होएगा, बाहर नहीं जाएगा, सोडियम अंदर इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर फ्लोज करेगा, वाटर फ्लो करेगा अंदर। मान लो अंदर सोडियम का लेवल बढ़ गया, अगर सोडियम का लेवल एक्यूमुलेट हो गया आरबीसी में तो वाटर फ्लोज एंड आरबीसीज बिकम इरेगुलर। अब इरेगुलर हो गई तो हीमोलिसिस हो जाएगी, आरबीसीज विल डाई प्रीमेच्योरली। सो ये था हमारा पूरा ग्लाइकोलिसिस का, सारी क्लिनिकल, ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। एंड देखो एक लैक्टेट का फेट और बता देती हूँ आपको। लैक्टेट का फेट, लैक्टेट जो बना है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुई, पायरुवेट से लैक्टेट बन गया, क्योंकि हमें एनएडी पॉजिटिव वापस रीजनरेट करना था, तो लैक्टेट वापस पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर और हार्ट में, और फिर से एनएडी पॉजिटिव से एनएडीएच बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स स्पेशली किसके हैं, ये नोट्स हैं हमारे डॉक्टर नजीब सर के हैं। मैंने उनकी 6 वीडियोस देखी थी और सारे उनके नोट्स लिखे हैं कि ये समराइज हो गया है पूरा, ठीक है। तो हमें पता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आगे भी ऐसे ही उनके सारे जो भी है जितने टॉपिक्स हैं उनके ऐसे ही नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी और उनका थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूंगी। सो ऑल द बेस्ट।